चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। अभी देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ना ये एम्प्लॉयमेंट का पूरा चैप्टर जितनी भी देर में कराऊं, क्योंकि देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये 15 मिनट में रिकॉर्ड होगा कि 20 मिनट में रिकॉर्ड होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग होने के बाद आप इसको 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कवरेज की। देखो यूट्यूब पे क्या चल रहा है मुझे उस बात से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने सिलेबस का 100% कवरेज यहाँ पे रखा है। इवन दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने लास्ट में आपको बताए हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लास्ट में इसका भी पीडीएफ दूंगा। आप मेरे वाले इस नोट्स को यूज करके उनको भी चेक करोगे कि उनके आंसर आप इससे दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। आओ चलो सर शुरू करते हैं। मैं ले लेता हूं एक शेप, ठीक है, डन। सुनो, एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर 6 चीजें पढ़नी है। पहला, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या? वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क फोर्स। अभी देखो गलत नहीं करना, यहाँ पे पढ़ा हमने वर्कर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क फोर्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जॉबलेस ग्रोथ, फिर देखेंगे ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन, उसके बाद ये जो चैप्टर ना एम्प्लॉयमेंट, इसका अपोजिट है अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेपरेट पार्ट है, ठीक। अच्छा, अब देखो आपको वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। वर्कर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या है। ये 3 चीजें, डन। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स के अंदर आपको पढ़ना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, कैजुअल वेज क्या होता है, रेगुलर वेज वर्कर क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन वर्कफोर्स का जेंडर और रीजन के बेसिस पे। मैं डेटा भी याद करा दूंगा, डेटा भी याद, डन। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मीनिंग, और ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटर क्या है इस जॉबलेस ग्रोथ का, मतलब इससे क्या होने वाला है। नेक्स्ट, ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब अब इस एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड को हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से, कि सेक्टर वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, और स्टेटस वाइज कैसे, मतलब कौन सा आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा है, कितने परसेंट आदमी रेगुलर कर रहा है, उसके हिसाब से। अच्छा, लेकिन जब आप ये दोनों पढ़ लोगे तब आपको एक चीज समझ में आएगी, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो ये भी कवर किया। अच्छा, उसके बाद एक डिफरेंट टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है, और रीजन ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, अनएम्प्लॉयड पर्सन किसको बोलते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, और गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो भाई अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाना अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सा टॉपिक छोटा है, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोटा है। अगले 5 स्लाइड के अंदर ये सब खत्म। आओ देखो, सबसे पहले नंबर 2 पे आते हैं बेटा। वर्कर कौन है भाई, वो वाली डेफिनेशन जो एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएगी, बिल्कुल एनसीईआरटी को पकड़ के रखा, कहीं से नहीं छोड़ा है बेटा। देखो सबसे पहले वर्कर का मतलब क्या है, ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन, क्या बोला, ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इतना सा याद हो गया, क्या बोला, ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मतलब किसी भी कैपेसिटी में, बहुत नीचे लेवल पे काम करता हूँ, बहुत हायर लेवल पे काम करता हूँ, लेकिन पर्पस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज जीएनपी। अब समझो, मान लेते हैं पापा भी काम करते हैं, मम्मी भी काम करती है, लेकिन पापा ऑफिस जाके काम करते हैं, मम्मी घर में काम करती हैं, तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पापा आएंगे। क्यों? क्योंकि पापा का कंट्रीब्यूशन जीएनपी पे आ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। आर वर्कर, भाई एक बार डेफिनेशन याद कर लो दोबारा, all those who are engaged in various economic activities in whatever capacity contributed to the country's GNP are worker। अब समझते, कई बार हमारे घरों में मेड भी काम करने आती है, हम मेड को पैसे दे देते हैं, इसका मतलब मेड ने वही काम जो मेरी मम्मी करती थी वो वाला काम किया, लेकिन उसके बदले पैसे ले लिए। तो भाई अगर उसका कंट्रीब्यूशन जीएनपी पे आ जाएगा तो वो वर्कर कहलाएगी, बट मम्मी नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब जब वर्कर याद कर लोगे तो आपको ना बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर किसी ने छुट्टी ले ली है, टेम्परली अब्सटेन है काम से, चाहे बीमार हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या गांव जाना पड़ा है, या वॉट एवर द रीजन, या मौसम खराब है, अगर टेम्परली अब्सटेन फ्रॉम वर्क है तब भी उसको वर्कर मानेंगे। अगला, हेल्प मेन वर्कर। देखो मैं ना मेन आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन मैंने अपने नीचे एक आदमी रखा, भाई तुझे मुझे पेपर ला ला के देता रही हो, ठीक, तो इसका मतलब जो मुझे हेल्प कर रहा है वो भी वर्कर है, हेल्प मेन वर्कर। अच्छा, अगर मैं अपना काम करूँ सेल्फ एम्प्लॉयड तो भी मैं वर्कर। कोई आदमी कहता है भाई मैं तो अपना मालिक हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, भाई तब भी तू सेल्फ एम्प्लॉयड वाला भी वर्कर है। और लास्ट,
फार्म वुमन, अब वो औरत जो अपने पति के लिए खेतों में खाना लेके जाती है या पति का हाथ बटा देती है, फार्म में जो काम करती है औरतें, भाई वो वर्कर नहीं है। तो भाई इसको याद कर लेना, ठीक। चलो सर आगे। अब देखो सर, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट, ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई ये तो सेम डेफिनेशन है ना। all those who are engaged in economic activities are called employment, are called in employment। भाई इसका मतलब वही डेफिनेशन सेम मैंने यहाँ पे लिख दी और उसी को मैंने बोल दिया कि वो एम्प्लॉयमेंट है। डन सर, इसका मतलब ये भी आ गया कि सर यहाँ पे हमने लिखा कि all those who are engaged in various economic activities whatever capacity contributed to the GNP are worker, लेकिन अगर वो उस काम को कर, उसको माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो सर मुझे ये भी याद हो गया। अब इसी के नीचे एक छोटी सी चीज़ और आई, भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। मतलब क्या है, देखो सर, थ्रू आउट द ईयर, भाई किसी को तो पूरे साल काम मिलता है। दूसरा फ्यू मंथ, भाई किसी को कुछ महीने ही काम मिलता है। तीसरा नो फेयर वेजेस, और यहाँ पे सर कुछ लोगों को फेयर वेजेस भी नहीं मिलता, मतलब सेम काम के लिए हो सकता है मुझे 10,000 रुपये महीना मिलता हो, किसी को 2,000 रुपये महीना भी मिल रहा है। तो इसका मतलब भारत में एम्प्लॉयमेंट की कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि किसी को तो पूरे साल काम मिलता है, किसी को कुछ महीने ही काम मिलता है, और सर फेयर वेजेस भी नहीं मिलता है। अब बेटा थोड़ा सा डेटा याद करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ड्यूरिंग 2017-18, अब एम्प्लॉयमेंट को लेकर थोड़ा सा डेटा याद कर लेते हैं कि भारत में कितना वर्क फोर्स है। WF का मतलब वर्क फोर्स 471 मिलियन, एक बार याद कर लो कितना बोला, 471 मिलियन वर्क फोर्स भारत में थे डेटा 2017-18 के अकॉर्डिंग। आगे भाई इस 471 में से रूरल गांव के कितने लोग हैं, 2/3 लोग गांव के हैं। मतलब भैया 471 का 2/3 निकालेंगे तो इतने वर्कर गांव में, शहरों में नहीं है। आगे 77% मैन है, लेकिन अगर गांव और शहर दोनों को मिला दे, सब औरतें मर्दों सबको मिला दे, तो सर 77% मेंस हैं उसमें। मतलब 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से 77 मेन है। ठीक, अगला 1/4 रूरल, रूरल और 1/5 अर्बन वुमन है। मतलब अगर मानते हैं कि 100 में से 77 तो मेन थे सबको मिला के, लेकिन जो 23 वुमन थी, उस वुमन को देखा गया तो उसमें से ज़्यादा वुमन गांव की थी, शहरों की कम थी। अब भाई ये डेटा याद रखना, कितना 471 मिलियन वर्क फोर्स, 2/3 रूरल के लोग हैं, 77% मेन हैं, 1/4 रूरल में और 1/5 शहरों में वुमन है। डन सर, ये भी याद हुआ। अब आओ सर लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब इसको याद कैसे रखना है भाई, इसका ना यही फॉर्मूला है, यही डेफिनेशन है। आप इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। बस भाई इतना याद रखना। अब इसी को आप फॉर्मूला बना, इसी को डेफिनेशन बना लोगे, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब लेकिन इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है, MCQ भी, वन लाइनर भी, कि भाई ये क्या इंडिकेट करता है। भाई तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि भारत में क्या सिचुएशन है। कहने का मतलब कि मान लेते हैं एक फैमिली में 5 लोग हैं और उसमें से एक आदमी काम करता है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो पता चलता है कि भाई उस घर के 10% लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में आते हैं। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है सिचुएशन। अब ऐसे ही भारत की पॉपुलेशन पे चले जाओ, मान लेते हैं भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ है और 150 करोड़ में 50 करोड़ लोग काम करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो हम बोलेंगे भैया कि भारत में 33% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। अब मुझे बताना ये अच्छा कब माना जाएगा सर, सिग्निफाइज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्निफाइज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये अच्छा कब माना जाएगा सर, जब ये ज्यादा होगा बेटर होगा, कम होगा बैड होगा। ज्यादा है तो बेटर है, कम है तो बैड है। मतलब अगर भारत 33 में 70 हो जाए तो ये मेरे लिए अच्छी सिचुएशन है, लेकिन अगर ये कम हो जाए 20% हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, भाई भारत गलत हो रहा है, भाई लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा अब ये छोटा सा एक डेटा याद कर लेना, वही डेटा वही 2017-18 का डेटा है जो आपके NCERT में लिखा हुआ है कि भारत में ना वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जब देखा जाता है तो 100 में से देखा जाता है कि 52 मेंस काम करते हैं। बहुत ध्यान से समझना इसको, इसका टोटल 100 नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर 100 लोग हैं ना, 100 लोग, तो उसमें से 52 लोग काम करते हैं। लेकिन अगर 100 औरतें हैं ना, 100 औरतें, तो उसमें से 16.5 औरतें काम करती हैं। क्या बात है। लेकिन अगर मैं टोटल मिला लूँ, कहीं पे मुझे 100 लोग दिख रहे हैं एंड मैं काउंट नहीं कर पा रहा कितनी औरतें कितने आदमी हैं,
तो उसमें से निकलता है कि 34 लोग काम करते हैं। और ऐसा हमें हमारे घरों में दिखता भी है कि मम्मी पापा 3-4 भाई बहन होते हैं, काम एक ही आदमी कर रहा होता है। तो भाई ये डेटा याद कर लेना, कितना 52, 16, 34, 52, 16 और 34। डन। चलो सर, आपको मैंने ये 3 चीज़ें याद करा दी। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आप साथ में इसको याद करके चलो, तो आप वीडियो पॉज करके याद भी कर लो। नेक्स्ट, अब आते हैं सर, यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स में 3 चीज़ें पढ़नी है, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर। बाद में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। आओ सर, थर्ड स्लाइड में आगे सर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट। भाई मुझे 2 वर्ड याद हो गए, मुझे 2 वर्ड याद हो गए। क्या? हु ओन एंड ऑपरेट एन इंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लिवलीहुड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप मुझे मान लो प्रसन्नजीत, क्या कर रहा है सर? वर्कर हु ओन, भाई अकेडमी मेरी है और इसको चलाता भी मैं ही हूँ, ऑपरेट इन एंटरप्राइजेस। डन। तो इसका मतलब अकेडमी एंटरप्राइजेस होगी, ओन भी मैं कर रहा हूँ, इसको रन भी मैं ही कर रहा हूँ। तो अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन सर फिर कैजुअल और रेगुलर में कितना सा फर्क है? भाई बस एक वर्ड का फर्क है कैजुअल का। देखो सर, पर्सन कैजुअली इंगेज्ड इन अदर्स फार्म। भाई इसको अंडरलाइन कर, लिखा है अदर्स फार्म या नॉन फार्म। मतलब अगर कोई आदमी कैजुअली इंगेज है किसी दूसरे के फार्म में या नॉन फार्म में, इंटरप्राइजेज में, एंड इन रिटर्न, और उसके बदले गेट अ रेमुनरेशन फॉर द वर्क डन, और उसको उसके काम के बदले रेमुनरेशन मिलता है, उसको उसके काम के बदले रेमुनरेशन मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे कैजुअल वर्कर। लेकिन भाई इसी डेफिनेशन में अगर आप इस कैजुअल वर्ड को रिप्लेस कर दोगे ना रेगुलर बेसिस से, तो वो रेगुलर वेज हो जाएगा। डन। अच्छा सर, कैजुअल वेज कहाँ पे मिलता है सर? ये कंस्ट्रक्शन के वर्कर होते हैं, और वही उसी कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो सिविल इंजीनियर है, जिनकी जॉब फिक्स है, उसको बोला सर रेगुलर वर्कर। फिक्स का मतलब ये है कि भाई इनको तो पूरे महीने पूरे साल काम मिलेगा, इनको शायद काम ना मिले। तो 3 डेफिनेशन मैंने याद कर ली। सेल्फ एम्प्लॉयड हु ओन एंड ऑपरेट, कैजुअल वाला वो जो किसी और के फार्म या नॉन फार्म इंटरप्राइजेज में काम करता है लेकिन वो किसी और का है। और सर ये भी किसी और के ही फार्म में काम करता है लेकिन सर रेगुलर बेसिस पे काम करता है। अब जब इतना पढ़ लिया तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई अभी आप पीछे एक डेटा याद करके आए हो, ये किसका था? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का, 52, 16, 34। अब आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब भाई एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जेंडर के बेसिस पे। ये है मेन और ये है वुमेन, ये है मेन और ये है वुमेन। आपको ऐसे याद रखना है, मेन वुमेन दोनों है 52, 52। कैजुअल में ये 24 वो 27, रेगुलर में ये 24, 21। अब डेटा एक बार ऐसे याद कर लो, 52, 24, 24, 52, 27, 21। सर ये क्या है? भाई मेन सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाले 52 है, मेन कैजुअल वर्क में काम करने वाले 24 है, मेन रेगुलर में काम करने वाले 24 है। भाई इसका जो टोटल आएगा वो 100 आएगा। सर क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ना वर्क फोर्स में से निकला कि इतने लोग काम करते हैं, भाई कौन सा काम करते हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा 100। ऐसे ही वुमन में अपना काम करने वाली 52 है, कैजुअल वर्कफोर्स में काम करने वाले 27 है, और रेगुलर में काम करने वाले 21 है। भाई ये मैंने जेंडर के बेसिस पे बता दिया। अब अगर जेंडर से बाहर निकल के आप रीजन पे आओगे ना, रीजन, भाई ये बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग का मतलब अर्बन एरिया, भाई ये बिल्डिंग बनी हुई, क्या नाम है, झोपड़ी बनी हुई है, मतलब रूरल एरिया। अब यहाँ पे देखो 38, 15 और 47, मतलब अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड काम करने वाले 38 लोग हैं, अर्बन एरिया में कैजुअल काम करने वाले 15 है, अर्बन एरिया में रेगुलर काम करने वाले 47 है। तो भाई मैं ना इसको बना देता हूँ सर्कल में, ये आ गया सर्कल में। और आपको दिखता भी है, शहरों में सब आदमी जॉब कर रहे होते हैं, शहरों में सब आदमी जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन सर रीजन वाइज अगर देखा जाए, इसमें क्या नाम है, गाँव में, सर गाँव में ना ज़्यादातर दिख रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई गाँव में सबके पास अपने खेत होते हैं, सब अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। भाई ये डेटा मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको याद करना ही करना है, लेकिन अगर ये डेटा याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड के जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके आंसर्स बनाने में आपको हेल्प होगा। कि यहाँ पे दिख रहा है अर्बन एरिया में लोग जॉब ज़्यादा कर रहे हैं रेगुलर वाले, और रूरल एरिया में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा कर रहे हैं। सर यहाँ पे दिखता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा करते हैं। सही है सर। अब आगे आते हैं सर, अब आगे सर जॉबलेस ग्रोथ में आते हैं। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। यही दोनों हेडिंग मैंने बना के रखी थी। कैजुअलाइजेशन उसके अंदर से निकल गया, ये आसान है, ये आपको आना चाहिए। आओ सर, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? सर जॉबलेस ग्रोथ ऐसे समझ लो, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? जॉब कम फिर भी ग्रोथ, कहने का मतलब क्या है? आप ना एक ऐसे समझो, एक चीज बस ऐसे समझ लो मेरे से। समझो कि आज से ना 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले एक आदमी काम करता था
और वो 100 यूनिट बनाता था। एक आदमी को जॉब मिल गई, 100 आदमी ने काम कर दिया। अब ये तो बड़ा सिंपल रेशो हो गया ना कि 2 आदमी अगर काम करेंगे तो शायद 200 बनेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद ना 1 आदमी 2 आदमी का चक्कर ही नहीं पड़ा, ये अकेला ही आदमी अब बना दे रहा है 200 यूनिट। तो भाई एक जैसे समय के साथ यूनिट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ी, हमें पता है कि जीडीपी कब बढ़ती है, जब आउटपुट बढ़ता है। तो भाई लोग क्यों नहीं बढ़े, लोगों को काम क्यों नहीं मिला, भाई आपको भी पता है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, अब सारा काम कंप्यूटर्स करने लगे। सोचो कंप्यूटर के आने की वजह से, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ होने लगी। अब तो बेटा एआई आ गया है, अब कैसे बात बनेगी, अब कैसे बात बनेगी, तो आपका बहुत अच्छे से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। डन। जॉबलेस ग्रोथ इट रेफर्स टू द सिचुएशन, सर समझ में आता है कि एक सिचुएशन है व्हेन एन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, मतलब इकोनॉमी अब एबल हो गई है कि वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और ज्यादा सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रही है, बट विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बट पहले की तरह अब उतने लोगों की जरूरत नहीं है, मतलब सामान पहले से ज्यादा बन रहा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में उतने लोग अब नहीं चाहिए। डेफिनेशन याद कर लो, इट रेफर्स टू द सिचुएशन when an economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunity। अब भाई यहाँ पे देखो क्यों, क्या रीजन है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। भाई एनसीईआरटी में अभी यही वर्ड लिखा हुआ है, ट्रस्ट भी अगले कुछ सालों में यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एआई। डन। अब छोटा सा एक डेटा याद कर लो, छोटा सा एक डेटा सर दिखाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। देखो 1991 और 2012 में, 1991 में देश की जीडीपी 3.4% थी, 1991 में देश की जीडीपी 3.4% थी, जो कि 2012 में बढ़कर 7.8% हो गई। जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, मतलब जीडीपी ना जैसे आज 100 रुपए, तो 100 रुपए 103 हुआ, अब वो 107 होने लगा। तो आप ऐसे लेना कि जीडीपी की ग्रोथ 3% से की जगह अब 7% से बढ़ने लगी, मतलब इंडिया में सामान बनने की स्पीड 3% नहीं अब 7% से बढ़ने लगी। लेकिन भाई तो फिर एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ जो 1991 में 1.5% से बढ़ रही थी, 2012 में वो और कम हो गई 1.12% हो गई। तो भाई ये याद कर लेना कितना, 3.4 और 7.8, और दूसरा वाला एम्प्लॉयमेंट में 1.5 और 1.12, ये ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के। डन सर। जब वो आ गया तो ये कैसे नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये सेक्टर वाइज, भाई देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, वर्कफोर्स का, कि कौन से लोग कौन सा काम करते हैं। तो भाई मैंने पहले बोला कि इसको सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भारत में 3 ही सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है बेटा सर्विस सेक्टर। अब ना मैंने ना यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 72, 73, 17 और 18, क्योंकि मुझे ना कुछ डेटा आपको याद कराना, इसीलिए पहले देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वर्कफोर्स का, अगर आप भी देखो कल को चल के आप भी वर्कफोर्स बनोगे तो एक वर्कफोर्स 8 काम ही कर सकता है, इन 8 में से कोई एक काम आप करोगे। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर करते हो या माइनिंग या क्वेरिंग करते हो, ये माइनिंग क्वेरिंग एक ही में आता है, तो 2 काम हो गए, एग्रीकल्चर और माइनिंग क्वेरिंग, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। भाई माइनिंग और क्वेरिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट्री या फिशिंग, मतलब लैंड से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो सर ये दोनों काम प्राइमरी में आते हैं। याद हो गया कौन कौन सा, एग्रीकल्चर और माइनिंग या क्वेरिंग, माइनिंग और क्वेरिंग के अंदर फॉरेस्ट्री और फिशिंग भी आती है, ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया। सर सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है और सप्लाई आती है। दोबारा याद कराता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कुछ सामान बनाना, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनाना, या फिर सप्लाई करना। सप्लाई किस चीज का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का। सर सर्विस सेक्टर में भी 3 काम आते हैं। पहला काम है ट्रेड का, मतलब किसी से सामान लेके कुछ दिन होल्ड करके आगे बेच देना, ट्रेड का काम। अगला सर्विस का काम, मैं आपको सर्विसेज देता हूँ, किस चीज की सर्विस, भाई इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, कंसल्टेंसी की, या फिर ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज की, भाई आपका सामान यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा दूंगा। तो ये हो गई सर्विस के सेक्टर, और टोटल हो गए 8 काम, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई, ट्रेड, सर्विस और ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज। डन। अच्छा अब देखते हैं सर कि किस सेक्टर ने कितना इंप्रूव किया है, किस सेक्टर ने कितना इंप्रूव किया, पहले वो देख लेते हैं सर। देखो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना, मैंने ऊपर डेटा लिखा हुआ था, एक बार डेटा देख लेना जरा सा, ईयर देख लेना बेटा, क्या लिखा हुआ है 72, 73 और 17 और 18, तो आपको बस ऐसे याद रखना, आपके एनसीईआरटी में भी यही है, ईयर भूल जाओ भूल जाना कोई बात नहीं। देखो
पहले ना प्राइमरी सेक्टर देश में 74.6% लोग करते थे। कितना? 74.6% लोग करते थे। लेकिन अब वही काम कितने लोग करते हैं? 44.6। मतलब शार्प डिक्लाइन दिखा है पिछले 30-40 सालों में कि लोगों ने प्राइमरी सेक्टर का काम छोड़ के वो लोग कहीं और गए हैं काम करने। लेकिन सर सेकेंडरी वाला काम देखते हैं। सर सेकेंडरी पहले 10.9% लोग करते थे हमारे देश में, अब 24.4% लोग कहते हैं। भैया इसका मतलब शार्प इंक्रीज हुआ है, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आए हैं। अब जरा सर देखते हैं सर्विस सेक्टर में। भाई सर्विस सेक्टर में पहले था 14.8%, जो कि बढ़ के कितना हो गया? 31%। तो भाई आज की डेट में अगर देखा जाए कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा हैपनिंग है तो भाई वो सर्विस सेक्टर ही है। सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। और अगर जीडीपी के सेंस में बोलूँ ना कि इन तीनों सेक्टर में से कौन सा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जीडीपी देता है भारत को, तो भाई वो सर्विस सेक्टर है। बोले याद हुआ? तो भाई मैंने ना क्या किया, देखो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स सेक्टर के हिसाब से तो कंट्रीब्यूट करा दिया। अब एक छोटा सा डेटा ये याद कर लो, स्टेटस वाइज, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कैजुअल हो या रेगुलर हो। 72-73 में क्या था और 17-18 में क्या हो गया वो देख लेना। भाई 72-73 में आप 61% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो कि 10% घट के 52 हो गया। कैजुअल वर्कफोर्स पहले 23.2 लोग करते थे, जो कि बढ़ के 25 हो गया। सर रेगुलर वाले 15.4 से 22.8 हो गए। अब अगर ये डेटा याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ना एक सवाल को जन्म दे देता है। वो कौन सा सवाल है? सर सवाल है कैजुअलाइजेशन। सर ये तो एक चीज़ देखने को हुआ है कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ दिया है उन लोगों ने, ठीक है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड छोड़ा है लोगों ने, रेगुलर छोड़ा है और लोग कैजुअल की तरफ आए हैं। बस वही एक डेफिनेशन है। देखो द प्रोसेस ऑफ मूविंग कहाँ से? मूव फ्रॉम रेगुलर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन मूव करके गए कहाँ? टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन। बोलो सर, याद हो जाएगा? एग्जाम में एक लाइन की डेफिनेशन होती है, आपने उसको यहाँ पे याद कर लिया। डन सर। जब याद कर लिया तो सर अब आ जाते हैं सर इनफॉर्मलाइजेशन पे। इनफॉर्मलाइजेशन पे आ जाते हैं सर। इनफॉर्मलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? इनफॉर्मलाइजेशन मीनिंग, और भाई ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल, आप ऐसे देखो कि हर दूसरे एग्जाम में ही आता है। ठीक, अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा, मैं बताऊंगा नहीं वरना पढ़ोगे नहीं, अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो इसका मतलब इस साल आएगा जरूर। और भाई अगर लास्ट ईयर आया भी होगा तो कई बार इस बार भी आ जाता है। ठीक, इस बार आने वाला है वैसे। ठीक, आओ इनफॉर्मलाइजेशन मीनिंग क्या है सर? इनफॉर्मलाइजेशन अभी आपने याद किया था ना, कैजुअलाइजेशन मतलब रेगुलर और सेल्फ को छोड़ के कैजुअल में आना। ठीक, वैसे इनफॉर्मलाइजेशन फॉर्मल को छोड़ के इनफॉर्मल में आना। तो भाई वो तब समझ में आएगा जब आप एक बार फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर समझ लोगे। सर फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और सर इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज है, ये अनऑर्गेनाइज है। मतलब क्या है सर? देखो फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है या तो वो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट की कंपनी है, या प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती है। ठीक, अच्छा, एक ऐसी कंपनी जहां पर देखो पब्लिक तो होगी ही होगी, चाहे वहां पे 10 आदमी काम करे या 5 आदमी काम करे, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर है तो वहां पे 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर काम करने चाहिए, मतलब इंप्लॉय वहां पे होने चाहिए। दो बातें हो गई, पब्लिक प्राइवेट, जहां पे 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर काम करते हैं। ठीक सर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता हो। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है? देखो लोग पता है गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाहते हैं? उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए अगर मुझे कुछ हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी फैमिली का ध्यान रखेगी, हो सकता है मुझे पेंशन मिले, बहुत सारी सिक्योरिटीज मिले। ठीक है, फोर्थ, अर्न मोर। भाई मुझे इतना पता है मुझे गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ही, गारंटी होता है। सर क्यों गारंटी होता है? क्योंकि सर वहाँ पे लेबर लॉज लगते हैं, सरकार लेबर लॉज लेके आती है और लेबर लॉज उस ऑर्गेनाइजेशन में लग जाती है। लेबर लॉज में लिखे होते हैं कि भाई आप लेबर के साथ ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, क्या क्या नहीं करोगे। तो सर अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो भाई यहाँ पे ना ट्रेड यूनियन भी होते हैं जो कि बार्गेन करते हैं कि भाई सिर्फ सरकार लेबर लॉज लाई है तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो। तो सर इसका मतलब ये 6 बातें याद हो जाएंगी। तो सर मुझे फॉर्मल सेक्टर याद हो जाएगा। पहला, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर होनी चाहिए, वहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करने चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा सर? मुझे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। सर मैं ज़्यादा कमाऊंगा, मेरे ऊपर सर लेबर लॉज अप्लाई होगा और मेरा ट्रेड यूनियन भी बनेगा जो मेरे लिए बार्गेन करेगा। लेकिन सर अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात करो, इनफॉर्मल सेक्टर में से प्राइवेट सेक्टर आते हैं और इसमें से देखो कट 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 कुछ भी अप्लाई नहीं होता। डन। अब इसका मतलब भारत में अगर कोई भी आदमी ऑर्गेनाइज सेक्टर बना रहा है, आप समझो कि मैं एक एंटिटी बना रहा हूँ, मेरी बात समझता, मैंने एक एंटिटी बनाई और अगर मैं अपनी एंटिटी में 10 से ज़्यादा आदमी काम करवाऊंगा तो भाई मेरे ऊपर ना फॉर्मल सेक्टर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी।
तो हम जैसे लोग, नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कुछ नीच लोग जानबूझ के अपने यहाँ पे कभी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखते ही नहीं, ताकि उनके ऊपर ये लॉज ही अप्लाई ना हो, और वो उनको कम पे करे, बहुत सारी मतलब चीज़ें उनको हाश करते हैं। तो सर अब ना इसीलिए भारत में देखा गया कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल में बदलता जा रहा है। अब ये डेफिनेशन देखो एक बार, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, अब ये एक सिचुएशन ही तो है, wherein there is a continuous decline in the percentage of workforce from formal sector to informal sector, जहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग बढ़ने लगे हैं और फॉर्मल सेक्टर में लोग कम होने लगे। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस पॉपुलेशन को फॉर्मल सेक्टर की जॉब ही नहीं मिल रही है, सबको इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब मिल रही है। तो सर ये भी आसान हो गया। अब जब ये आसान हो गया तो भाई आप ये रीजन याद किए बिना नहीं जा सकते कि भाई आखिर इसका रीजन क्या है। भाई सिंपल सा रीजन है, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, मैं गया गवर्नमेंट जॉब ढूंढने के लिए, मिली नहीं थी, तो क्या करूंगा सर, मैं इनफॉर्मल सेक्टर में जाके काम कर लूंगा। बोलो समझ में आया? डन सर। अगर समझ में आया तो ये लास्ट स्लाइड है सर, अनएम्प्लॉयमेंट की लास्ट स्लाइड। अब ये देख लो सर, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पहले। अब देखो वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि मैं अवेलेबल हूं, विलिंग हूं एग्जिस्टिंग रेट पे काम करने के लिए। तीन बातें सुनना, मैं अवेलेबल हूं, मैं विलिंग भी हूं, जिस रेट पे आप मुझे काम बोलोगे उस रेट पे करने के लिए, और मुझे जॉब नहीं मिल रही, इसका मतलब मैं अनएम्प्लॉयड हूं। ये सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन देखो क्या है ना, आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए ये वाली डेफिनेशन देख लेना। क्या है सर? इट इज द सिचुएशन, ओके ये भी सिचुएशन है, वेयर ऑल दोज हु, जहां पे वो सारे लोग ओविंग टू लैक ऑफ वर्क, क्योंकि काम नहीं है, आर नॉट वर्किंग, इसीलिए काम नहीं कर रहे हैं, बट ईदर सीक टू वर्क, लेकिन काम करने के लिए राजी हैं, एंड एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अवेलेबिलिटी, और उन्होंने अपनी इच्छा और अवेलेबिलिटी दोनों जब बता दी है, एट एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड वेज रेट, जिस कंडीशन पे बोलोगे, जिस रेट पे बोलोगे काम करने को तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो डेफिनेशन आपको ऐसे याद करना, एक बार कॉन्टिन्यूअस में देख लेते हैं। It is the situation where all those who owing to lack of work are not working but either seek to work and express their willing or availability at existing condition and wage rate. Done sir. अब सर यहाँ अगली छोटी सी चीज, अनएम्प्लॉयड पर्सन का मतलब क्या होता है? सिंपल, नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, जिसको काम नहीं मिल रहा, इवन 1 hour in half a day। अब इसको याद रखना भाई, एमसीक्यू गलत हो जाता है। एक बड़ा दिन है, उस बड़े दिन का आधा कर देते, उस आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मुझे मिल रहा, तो मुझे क्या माना जाएगा? अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब भाई आपका ना एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है, जहाँ पे बोला हुआ है राम को एक पार्ट टाइम जॉब मिली हुई जहाँ पे उसको 2 घंटे काम करना होता है, और उसके बाद बेचारा जॉब ढूंढता है, तो बताओ वो एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है? भाई वो एम्प्लॉयड है ना। अच्छा अब देख लेते सर टाइप्स, कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? सर 3 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पहला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पहला देख लेते सर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पिताजी अपना काम कर रहे हैं और पैसे कमाते हैं। एक दिन मैं भी गया, मैंने बोला पापा आज से मैं भी आपकी फैक्ट्री में काम करूंगा, लेकिन मेरे काम करने की वजह से पापा की इनकम 50 पैसा नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब वहां पे मेरी जरूरत थी ही नहीं। अब देखो डेफिनेशन, नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली इंगेज्ड, अब वहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं और मेरे पापा, तो नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली इंगेज्ड इन अ वर्क इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, पर वहां पे एक ही आदमी की जरूरत थी, तो सर इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली इंगेज, जितने काम कर रहे हैं, इज न वर्क इज मोर, ज्यादा है देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत थी। भाई इसमें ना मार्जिनल आउटपुट 0 होती है, मतलब मैं अगर उसकी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, पापा की फैक्ट्री में, तो मेरे से कोई पैसा वहां पे बनेगा नहीं। सर ये ऐसा कहाँ होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको बहुत देखा जाता है। सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। भाई सीजनल का मतलब बस ठंड के मौसम में मुझे काम मिलती है, या फिर सिर्फ गर्मी के मौसम में मुझे काम मिलती है, या सिर्फ पतझड़ में मुझे काम मिलती है, या सिर्फ बारिश के मौसम में मुझे काम मिलता है, तो सर उसको बोला गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा दर्द देने वाला है, क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन सेम है। देखो एजुकेटेड पर्सन विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट बट अनएबल टू गेट जॉब, मतलब मैं काम करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग रेट पे, एग्जिस्टिंग कंडीशन पे, एग्जिस्ट सब कुछ जो ऐसा तुम चाहते हो वैसा, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, मतलब मैं काम करने के लिए ओपन हूँ। डन बेटा। अब लास्ट देख लो, रोल ऑफ गवर्नमेंट। भाई आप इसमें ना 3 बातें याद करेंगे, चौथा वाला ऐसे याद करा दूंगा। पहला रोल ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने ना इस पे कुछ चेंजेस किए हैं।
तो इसका मतलब आपकी किताब जो नेक्स्ट ईयर आएगी ना एनसीईआरटी की, वो अपडेट होके आएगी। तो जब तक अपडेट नहीं है तब तक याद कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि अपडेट होने वाला है। सर मनरेगा 2005 में एक कंडीशन है कि अगर आपको 100 डेज की जॉब गारंटीड मिलेगी अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और अनस्किल्ड हो, लेकिन इसमें आपको वेज रेट मिलेगा। ठीक, मतलब जो वेज वर्कर होते हैं कैजुअल वाले, उनको जॉब मिलेगी। बस इतना से याद कर लेना, 100 डेज, रूरल एरिया, अनस्किल्ड वर्कर और वेज रेट पे काम मिलता है। सर अब गवर्नमेंट ना मनरेगा के अलावा दो काम और करती है, एक तो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट खुद की इंडस्ट्रीज, खुद के होटल, खुद के ट्रांसपोर्ट और ऐसी बहुत सारे काम खुद करती है पब्लिक से कंपटीशन करते हुए। अब जैसे देखो, आपको पता होगा नेफेड नाम से एक सरसों का तेल बनाने की कंपनी है जो गवर्नमेंट की है, लेकिन सरसों के तेल तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी बेचती है। तो सर उस नेफेड में काम करने वाले जितने भी इंप्लॉइज हैं, या रेलगाड़ी भी चलती है, हवाई जहाज भी चलता है, रेलगाड़ी गवर्नमेंट की हो गई, हवाई जहाज प्राइवेट सेक्टर के हो गए, तो रेलगाड़ी वाली कंपनी में काम करने वाले सारे लोग क्या हो गए सर, वो गवर्नमेंट के रोल में आ गए, गवर्नमेंट जहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। सर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, आप ऐसे समझो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील प्रोड्यूस करती है और अलग अलग लोगों को स्टील देती है कि आप उसको मैन्युफैक्चर करके कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो बनाओ। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डन। अब इसके अलावा ये बातें याद कर लेना, प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट। अब ना ये पॉवर्टी वाले चैप्टर से रिलेटेड है जो कि आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सर गवर्नमेंट ना ये सारी स्कीम्स भी चलाती है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन की स्कीम्स। भाई इसमें भी तो कुछ ना कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है ये सब काम करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों से, जिससे गरीबी को भी एलिवेट करती है, पॉवर्टी को भी, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। भाई अब मेरी बात सुनो, मैंने ना आपका पूरा चैप्टर कवर करा दिया पूरा। अगर आप इस वीडियो को जाके फास्ट फॉरवर्ड में भी देखोगे तब भी समझ में आएगा। मैक्सिमम मैंने कितना टाइम लिया है, देखो 30 मिनट का ये वीडियो बना है, लेकिन आप इस पीडीएफ से 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हो और मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। इसके अलावा आप इसकी फोटो लो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लो मैं साइड हो जाता हूँ, इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड एक्सप्लेन, जहाँ पे रेगुलर से लोग और सेल्फ से लोग कहाँ पे आ रहे हैं, कैजुअल की तरफ पे। तो पिक्चर को डिपिक्ट करके भी आपको इसका आंसर करना है। आप इसकी फोटो ले लो जल्दी से। डन, चलो सर। इसके अलावा आपको ना स्क्रीन के नीचे नंबर भी दिख जाएगा, उस नंबर पे अगर नोट कर लोगे, अगर आप मुझे हाई भेज दोगे तो मैं आपको ये वाले इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँ, बाकी वैसे सभी चैप्टर्स का शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलो सर, थैंक यू सो मच।